हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए पीटी 365 जो कि विजन आईएएस की एक 6 मंथ की करंट अफेयर्स आई हुई है, जिसमें आपको अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक के पूरे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट आएगी नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स को भी कवर किया जाएगा। अभी इसमें हम लोगों ने इकोनॉमी में 2 क्लास कंप्लीट की है और साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर की भी आज मैंने एक क्लास कंप्लीट की थी। तो अब हम लोग टॉपिक नंबर सेबी से शुरू करेंगे। क्लास नंबर 3 होगी आज हमारी। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा सेबी से। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि इसको आपको इजी फॉर्म में तैयार कराया जाए, हर एक टॉपिक के बेसिक पॉइंट को समझाया जाए। साथ ही साथ ये आपको हाईलाइट की हुई पीडीएफ जो आपको क्विक रिवीजन में बहुत ही मदद करेगी, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लिंक बायो में दिया गया। देखते हैं मुद्दा हमारा क्या है। मुद्दा यह है आपके सामने कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। सेबी क्या है दोस्तों? जैसे आरबीआई क्या करती है कि जो मनी मार्केट है यानी कि मुद्रा बाजार है जिसमें आपका पैसों का लेन देन होता है उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, आरबीआई। लेकिन जो आपकी शेयर मार्केट होती है, जैसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, अर्थात की कैपिटल मार्केट होती है जहां पर आपकी जो शेयर बाजार होते हैं, शेयर मार्केट्स होते हैं, शेयर से संबंधित जो भी अलग अलग नॉर्म्स या कानून होते हैं उन सभी को रेगुलेट करने की जो संस्था है भारत की सबसे बड़ी, वो है आपकी सेबी। तो सेबी ने अभी हाल ही में एक नए संशोधन को अप्रूवल दिया है। क्या दिया है कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर संशोधन विनियमन 2024 जारी किया है। ध्यान से समझना फिर से बात को। क्या कहा जा रहा है? फॉरेन वेंचर कैपिटल यानी कि जो विदेशों से आने वाला जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके एफडीआई हो गए, एफआईआई हो गए, इनसे संबंधित एक नया रेगुलेशन 2024 को जारी किया गया है, जिसमें क्या होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का ही जो पुराना नाम था फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स विनियमन 2000, इसी में संशोधन कर दिया गया, कुछ नए और वैल्यू एडिशन किए गए हैं 2024 के नाम से। सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि एफवीसीआई क्या होता है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। देखो, इन्वेस्टर मतलब क्या होता है? जो निवेशक होते हैं। कैपिटल मतलब पूंजी निवेशक होते हैं। वेंचर मतलब एक तरीके से जो आपकी इन्वेस्टमेंट आती है एफडीआई, एफआईआई के रूप में और भी अलग रूप में, और फॉरेन मतलब विदेशों से आने वाली। तो सीधी सी बात है, भारत के बाहर पंजीकृत निवेशक, ऐसे निवेशक जो भारत के बाहर पंजीकृत होते हैं, ये भारत में ये एफवीसीआई विनियमों के तहत अपना पंजीकरण कराते हैं। देखो, भारत में क्या होता है ना कि कई बार होता है जो हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, एक आपका होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपके 10% या उससे अधिक 10% या उससे अधिक हिस्सेदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं भारतीय कंपनियों में। लेकिन एक होता है आपका दोस्तों एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, इस तरीके से होता है। ये 10% से कम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं भारतीय कंपनियों में तो इसे एफआईआई कहते हैं। और कुछ ऐसे पंजीकृत निवेशक होते हैं जो भारत के अंतर्गत अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो एफवीसीआई के अंतर्गत करते हैं, जिसे हम लोग फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर कहते हैं। तो इनको देखा जाएगा तो ये जो एफवीसीआई में निम्नलिखित में निवेश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि सेबी में पंजीकृत कोई भी वेंचर कैपिटल फंड्स होंगे, वहां पर ये फॉरेन वाले जो है कि निवेश कर सकते हैं। किसमें करेंगे? ऐसे वेंचर कैपिटल फंड्स में जो सेबी के अंतर्गत रेगुलेट होगा पहले से ही। दूसरा, वेंचर कैपिटल उपक्रमों में जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं। ये 2 चीजें हो गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भारत में इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, तो वीसीएफ के बारे में आप समझो। इसका संचालन सेबी वेंचर कैपिटल फंड विनियमन 1996 के तहत किया जाता है। तो जितने भी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होते हैं वो अगर भारत में डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे जो है कि संचालकों या ऐसे उपक्रमों में निवेश कर सकते हैं जो एफवीसीआई विनियमों के तहत किसमें रजिस्टर्ड है? सेबी के अंतर्गत। क्योंकि अगर भारत से बाहर कोई भी पंजीकृत जो निवेशक है उनकी हमारे पास अगर कोई जानकारी नहीं है, फिर वो भारत के सेबी में या भारत की कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर के नाम से जाना जाए। अब यहां पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर एफडीआई भी तो इन्वेस्टमेंट होता है, तो एफडीआई जिसमें भी इन्वेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं भारत में रजिस्टर्ड होती है कंपनी, या फिर एफआईआई भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो भी कहीं ना कहीं वो भारत में रजिस्टर्ड होती है कोई कंपनी। तो इस तरीके से दोनों अलग हो जाते हैं। अब यहां पर हम जो बेसिक पॉइंट है उसको समझेंगे, वो है आपका सेबी। क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, सभी का टॉपिक पे नजर होगा कि सेबी ने क्या रेगुलेशन लाया, ठीक है, क्या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है, लेकिन यूपीएससी आपसे बेसिक पॉइंट पूछ लेगी सेबी के बारे में भी कि आपको कुछ जानकारी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, सेबी का जो गठन हुआ भारत सरकार के द्वारा किया गया। ध्यान से समझना, भारत सरकार के द्वारा एक रेजोल्यूशन के माध्यम से 1988 में सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो इसका क्या मतलब है कि क्या यह संसदीय प्रणाली के माध्यम से स्थापित है, क्या यह स्टैच्यूटरी बॉडी है?
तो बिल्कुल, लेकिन आफ्टर 4 ईयर बाद यानी 1992 में भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको सांविधिक निकाय बनाया गया, अर्थात संसद ने एक बिल पेश किया जो सेबी के नाम से था और तब जाके 1992 में इसको एक लीगल अथॉरिटी मिली, इन लीगल पावर मिल गई। लेकिन स्पेशली ये भारत सरकार के रिजोल्यूशन से प्रपोजल के माध्यम से स्टैब्लिश हुई थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, यानी जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, चाहे वो हम जैसे आम पब्लिक हो, जैसे हम लोग भी तो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, तो हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई हमारे पैसे का जो है कि डूब ना जाए, संकट ना आए, इस वजह से इनकी संरक्षा करता है, यानी इनके हितों की रक्षा करते हैं और इसे रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय संचालन को भी विनियमित करते हैं। जो सिक्योरिटीज हम लगाते हैं, जो शेयर मार्केट में मार्केटिंग करते हैं, जो आपका इंट्राडे हो गया, इंटरडे हो गया या फिर फ्यूचर मार्केट हो गया, जो भी आप प्रतिभूति बाजार में कैपिटल मार्केट में आप शेयर लगाते हैं तो उसके नियम को भी रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ धोखाधड़ी सहित इनसाइडर ट्रेडिंग और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाते हैं। यहां पर एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो है कि अपने सारे शेयर बेचने वाली है एग्जांपल के तौर पे, लेकिन आपको नहीं पता कि वो कंपनी कोलैप्स होने वाली है या वो कंपनी जो है कि वाइंड अप करने वाली है, अपने बिजनेस को समाप्त करने वाली है, इसलिए वो अपने शेयर बेच रही है या वो पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए बेच रही है। आपको नहीं पता, आप नॉर्मली उसे इसी तरीके से डील करोगे कि भाई ये एक कंपटीशन लेकर आ रही, प्रतिस्पर्धा करेगी, परंतु आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका परिचित व्यक्ति उस कंपनी में पहले से ही किसी अच्छी पोस्ट पर है और उसने आपको जानकारी लीक कर दी कि ये कंपनी वाइंड अप होने वाली, ये कंपनी बिकने वाली, ये कंपनी खत्म होने वाली है, इसलिए इसके शेयर सबसे सस्ते होने वाले हैं और आप लाखों की कीमत में इसके शेयर को खरीद लेना। तो आपको जो जानकारी मिली वो इनसाइडर के माध्यम से मिली, आपके रिलेटिव्स के माध्यम से, आपके फ्रेंड के माध्यम से, और ये एक गलत प्रैक्टिस मानी जाती है क्योंकि इससे आपको तो जानकारी मिल गई लेकिन आम पब्लिक को जानकारी नहीं मिली और वो इस हिसाब से ही पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर सबको पता चल जाए कि ये कंपनी जो है कि आगे कुछ सालों में खत्म हो जाएगी तो हो सकता है आम पब्लिक उसे खरीदे ना, या खरीदेगी तो फिर महंगे बेच भी लेगी। समझ में आ गया? तो ऐसी ट्रेडिंग को भी रोकने का प्रयास किया जाता है और निवेशकों को प्रतिभूति बाजारों और उनके मध्यस्थों के बारे में शिक्षित करना। जैसे आप देखोगे जो ब्रोकर्स होते हैं, जो इनके ब्रोकर्स इन दलाल कहलाते हैं, इसमें जो अपनी 2% 1% कमीशन फीस लेते हैं या फिर जितनी भी और बाजार के जो नियम होते हैं उन सभी के बारे में लोगों को शिक्षित करने का काम भी करते हैं। कई बार होता है इनके लिए जो है कि प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं सेबी के द्वारा, कई बार इनके लिए गाइडलाइन चलाई जाती है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो ये सारे काम सेबी देखती है। समझ में आ गया कुल मिला के कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, ये सारी चीज। अब सेबी के द्वारा कुछ हालिया पहल भी चालू की गई। जैसे अगर आप देखोगे तो सेबी शिकायत निवारण प्रणाली, जिसको हम स्कोर 2.0 के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? स्कोर्स 2.0 के नाम से। अब यहां का क्या मतलब है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देखो सिंपल सी बात है कि अगर कोई निवेशक है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, हम भी तो कोई ना कोई अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो हम भी तो एक इन्वेस्टर हो गए, एक तरीके से अपने पैसे को हमने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मान लेते हैं हमारे साथ कोई भी गलत काम हुआ या कोई धोखेबाजी हुई, कोई फ्रॉड हुआ, तो हम क्या करेंगे, सेबी के पास क्या करेंगे, अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, अपनी शिकायत को फाइल करेंगे। तो शिकायतों के निवारण के लिए समय सीमा को कम किया गया है स्कोर्स के द्वारा। इसमें कहा गया है सेबी ने कि जब भी सेबी के पास शिकायत प्राप्त हो जाएगी उसके 21 दिन के अंदर, कैलेंडर दिनों के भीतर इसका समाधान किया जाएगा, यानी इसका समाधान किया जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम विनियमन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, अर्थात जो आंतरिक रूप से जो ट्रेडिंग की जाती है इसको भी रोकने का प्रयास किया जाता है। यहां पे सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के जो वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, इनको इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम विनियमन के तहत ट्रेडिंग प्लान के लिए नियमों में ढील दी है कि ताकि किसी भी प्रकार की कंपनियां इस तरीके की प्रैक्टिस को बढ़ावा न दें। अब कैसे होता है इनसाइडर? देखो जो मैंने चीजें बताई वही यहां पे लिखा है कि इनसाइडर का जो अर्थ होता है, कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई भी अधिकारी जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जिनके पास ऐसी अप्रकाशित जानकारी यानी ऐसी गोपनीय जानकारी होती है जिसको पब्लिकली प्रकाशित नहीं किया जाता, पब्लिश नहीं किया जाता है, जिससे उस कंपनी के शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। और इनसाइडर को ट्रेडिंग प्लान के जरिए शेयर की कीमत, राशि, लेन देन की तारीख का विवरण अग्रिम रूप से देना होता है। तो मैंने वही तो कहा कि आपके रिलेटिव्स अगर बता देते हैं कि इस दिन इस कंपनी के सारे शेयर बिकने वाले हैं या फिर इतने रुपए में बिकेंगे, इतने कम में बिकेंगे, इतने ज्यादा में बिकेंगे, आप व्यवस्था कर लीजिएगा और सारे शेयर खरीद लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको
अन्य पब्लिक की अपेक्षा पहले जानकारी मिल गई, जो कि खुफिया जानकारी थी या गोपनीय जानकारी थी, जो कि एक गलत प्रैक्टिस मानी जाती। तो ऐसी चीजों को रोकने का प्रयास किया था। फिर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की बात करेंगे। सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के अंतर्गत तरलता संबंधी सुधार के लिए म्यूचुअल फंड को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदने और बेचने की अनुमति दे दी है। मतलब तरलता संबंधी सुधार का मतलब, अगर मार्केट में बाजार में पैसे की कमी है तो केवल उसको मैनेज करने का काम आरबीआई का ही नहीं होता है, बल्कि सेबी के पास भी कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जिसको सेबी म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पंप एंड डंप स्कीम। पंप एंड डंप स्कीम का मतलब है, डंप वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि नेगेटिव वर्ड है। जैसे यहां पे क्या होता है कि सेबी ने कहा है कि पंप और डंप स्कीम संचालित करने के लिए कुछ व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि ये हेरफेर की गतिविधि है। मतलब इसमें झूठी और भ्रामक जानकारियां, सिफारिशों के जरिए स्टॉक शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है। जैसे क्या होता है कि कोई कंपनी ऐसी है जिसके शेयर की कीमत 10 रुपए भी नहीं होती है, लेकिन उस कंपनी के प्रति इतना प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इतना प्रचार किया जाता है, इतना जो है कि गवर्नमेंट का सहारा भी लिया जाता है, जिससे उस कंपनी के शेयर की कीमत 10 रुपए की जगह हजार हजार रुपए भी हो जाती है। क्योंकि उसका जो है कि फ्यूचर प्लान दिखाया जाता है कि फ्यूचर में इतनी ग्रो करेगी, ये चीज इतनी ग्रो करेगी, ये कंपनी आपको बहुत बेनिफिट देगी, इतने % का रिटर्न देगी। ऐसी मार्केटिंग उसकी कर दी जाती है जो कि एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो 10 रुपए का शेयर जो बिक सकता था वो कृत्रिम रूप से 1000 रुपए में बिक रहा है, कंपनी को बहुत बेनिफिट हो गया। तो इसको, यह केवल स्टॉक को बढ़ी हुई कीमत पर बेचने के लिए किया जाता है। सेबी के दिशा निर्देशों के तहत पूरी तरीके से प्रतिबंधित भी है। तो सेबी ने इसको भी प्रतिबंधित किया है। इसी तरीके से आप देखोगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, समाज शोधन निगम हो गया, या फिर फिनफ्लुएंसर भी होते हैं। अब फिनफ्लुएंसर क्या होते हैं, बहुत आसानी से आप समझोगे। जैसे देखो, फ्लुएंसर क्या होते हैं, प्रभावित करने वाले लोग, जिनको हम लोग यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। लेकिन वहीं पे फिन मतलब फाइनेंशियल, जो वित्तीय रूप से आपको प्रभावित करते हैं फिनफ्लुएंसर के रूप में, उन्हीं को कहा जाता है। सामान्यतः एक वो व्यक्ति होता है जो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, बीमा जैसे विषयों पर वित्तीय सलाह को साझा करते हैं। तो इस चीज को भी सेबी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। जैसे बहुत सारे आप वीडियोस देखते होगे, कॉमेडी वीडियोस देखते होगे, स्टैंड अप कॉमेडीज देखो, जो भी देखते होगे, वहां पे कई अलग अलग ऐसे प्लेटफॉर्म को भी प्रमोट किया था। जैसे बिनोमो ट्रेडिंग ऐप हो गया, ठीक है, ऑक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप हो गया, वो ग्रो ऐप हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट भी होते हैं जो ट्रेडिंग के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो पॉडकास्ट करते हैं और बताते हैं कि आपको ट्रेडिंग इस तरीके से करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, ये आपको सुबह 9 से 11 बजे तक का पूरा टाइम देर करना चाहिए, कैसे आपको रेड एंड ग्रीन लाइन के हिसाब से अपना ट्रेड खरीदना चाहिए। ये पूरी जानकारी देने वाले जो यूट्यूब पर होते हैं उनको फिनफ्लुएंसर भी कहा जाता है। तो ये सभी सेबी के द्वारा चलाई जा रही कुछ ऐसी पहल है जहां पे कहीं ना कहीं निवेशकों के हितों को संरक्षित भी किया जाता है और लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाती है। तो ये हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है कि क्या मामला था, उससे ज्यादा जरूरी था आपको समझना कि सेबी क्या काम करता है। ऐसे ही एक सेटलमेंट चक्र भी आ चुका है। सेटलमेंट चक्र का मतलब क्या है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो देखिए, सेबी ने स्टॉक मार्केट में T+0 रोलिंग सेटलमेंट चक्र का बीटा संस्करण पेश कर दिया है। अब यहाँ पे T+0 इसका मतलब क्या है, जो कि पहले से जो मौजूदा T+1 सेटलमेंट चक्र के अतिरिक्त एक अलग विकल्प के तौर पे देता है। देखो, भारत में क्या है कि पहले T+2 चलता था, अब T+1 चलता है, और अब सेबी ने एक और निकाल दिया T+0। तो आप कहोगे सर ये T+0, T+1, T+2 है क्या आखिर? इसी चीज को तो हम पढ़ रहे हैं, सेटलमेंट चक्र कैसे होगा समझते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं, परंपरागत रूप से अगर आप देखोगे तो भारतीय एक्सचेंज T+2 सेटलमेंट चक्र का पालन करते हैं, और 2023 में T+2 को T+1 यानी एक दिन में सेटलमेंट में बदल दिया गया। अब यहां पर आपको चीजों को समझना होगा। एक लाइन और पढ़ लो, फिर मैं समझा देता हूं। T+0 सेटलमेंट चक्र एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिससे ट्रेड का सेटलमेंट बाजार बंद होने के बाद उसी दिन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि हमने कोई इन्वेस्ट किया, हमने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया, कोई हमने शेयर खरीदा, तो इसके नियम होते हैं कि भाई आपको उसी दिन सेटलमेंट नहीं करना है, बल्कि आपको एक दिन का समय दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आज आपकी जो डेट है, आज आपकी डेट है मान लो 18 फरवरी। 18 फरवरी को मैंने 1 लाख रुपए के कोई शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, तो मेरे को क्या है कि 19 तारीख तक मेरे डीमेट अकाउंट में सारे शेयर शो करने लगेंगे। यानी कि जो डीमेट अकाउंट होता है, जैसे आपका बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, जहां पे पैसे दिखते हैं, करेंसी आपकी दिखती है, भाई आपके पास
इतने हजार या इतने लाख रुपए हैं। लेकिन डीमेट अकाउंट में आपके शेयर दिखाए जाते हैं कि आपने इतने रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, तो उसको एक दिन का समय दिया जाता था सेबी के द्वारा कि आप आराम से उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। पहले T+2 चलता था, जिस दिन आपने डील की, जिस दिन आपने खरीदा किसी कंपनी में, तो 2 दिन का समय लगता था। अब सेबी ने यह भी कहा कि इससे बाजार को और ग्रो मिलेगा, बाजार को और फास्टेस्ट डिलीवरी मिलेगी, तो हम T+0 कर देते हैं। यानी अगर मैंने पैसा आज लगाया है 18 तारीख को, तो आज शाम को जब 6 बजे बाजार बंद होता ना, उसी दिन मेरे डीमेट अकाउंट में सारी अपडेट आ जाएगी कि आपने इस कंपनी के इतने शेयर खरीदे, इतने आपके शेयर हो चुके हैं टोटल, पहले से ही आपके पास इतने शेयर चले आ रहे हैं। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आपको T+0 के अंतर्गत उसी दिन दे दी जाएगी। यानी बाजार बंद होने के बाद उसी दिन, बाजार जनरली 6 बजे के आसपास बंद हो जाता शाम को शेयर मार्केट, ठीक है, जिसको निफ्टी सेंसेक्स ये सब पढ़ते हैं, उसी दिन आपका डीमेट अकाउंट का सारा सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी को बढ़ाया गया है। बेहतर है, कहां हम एक दिन तक वेट कर रहे हैं, इससे बढ़िया है कि हमारा उसी दिन सारा चीज क्लियर हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहां पे एक पॉइंट है कि अगर सेटलमेंट चक्र की अवधि को हमने कम किया तो उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहला, यह निवेशक को सेटलमेंट चक्र की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आय को फिर से निवेश करने या नए अवसरों में पूंजी लगाने की सुविधा देता है। अब जैसे मान लो मैं एक निवेशक हूं, मैं एक इन्वेस्टर हूं, तो मैं क्यों वेट करूं 1 से 2 दिन का T+1 या T+2 का कि मेरे डीमेट अकाउंट में कितने पैसे के शेयर हो गए। अगर मुझे उसी दिन पता चल जाए T+0 के माध्यम से, जिस दिन बाजार बंद हुआ, जिस दिन मैंने खरीदा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अगले दिन कितना पैसा और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, या फिर मुझे अपना पैसा निकालना है, ये सारी जानकारी मुझे मिल जाएगी। तो ये बेहतर अवसर है। दूसरा, निवेशक बाजार के घटनाक्रमों के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को तुरंत क्रियान्वित कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम लोग आज जो है कि हमने पैसा लगा दिया और हम T+1 के अंतर्गत हम कल शाम तक का वेट करेंगे, और उसी दौरान, इस दौरान जो है कि रात में, आज या फिर कल अर्ली मॉर्निंग कोई ऐसी बड़ी घटना हो गई वर्ल्ड के स्तर पे या भारत के स्तर पे जिसमें सारा शेयर बाजार डूबने लग गया, तो भाई मुझे मौका ही नहीं मिला अपने सारे शेयर को सेल आउट करने का। समझ में आ रही बात? क्योंकि मैं तो T+1 के अंतर्गत फंसा हुआ था, लेकिन अब T+0 होगा तो शाम को उसी दिन सारा सेटलमेंट हो जाएगा, और रात में अगर मान लो कोई डिजास्टर होती है, कोई भी ऐसी आपदा आती है जिसकी वजह से शेयर मार्केट क्रैश कर सकता है, तो मेरे पास तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए मौका रहेगा कि मैं अपने सारे शेयर अगले दिन मार्केट खुलते ही सारे के सारे बेच दूं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेडिंग अवसरों में, जिससे वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकेगी। इससे क्या होगा कि अगर हम T+0 सेटलमेंट चक्र को अपनाने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक आकर्षित हो सकते हैं, भारत में और भी निवेश कर सकते हैं, जब उन्हें लगेगा कि इजीली यहां पर हम T+0 के अंतर्गत हम सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये यहां पर आपका एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम NSE की बात करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार और सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो पोस्ट किया जाता है आपका नोट्स के लिए, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के लिए, तो आप वहां पर भी व्हाट्सएप टीम से हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रीलिम्स और मेंस के पूरे हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारी जानकारी। चलिए टॉपिक को देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की बात करें, क्या है? देखिए, सेबी ने NSE की अधिकृत शेयर पूंजी को 10 गुना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि सर हमने BSE पढ़ा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा है, इनकी जो पूंजी है, जितनी भी शेयर कैपिटल है, जितना भी शेयर मार्केट की वैल्यू है इनकी, उसको 10 गुना बढ़ा के 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यानी अगर हम कहें कि वर्तमान में इनकी शेयर पूंजी जो है 50 करोड़ है, तो इसको बढ़ा के 500 करोड़ किया जा रहा है। तो यहां पर ये जो मुद्दा है, ये तो बात की चीज है। पहले आपको क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता है? पहले आपको क्या बेसिक जानकारी पता है? अगर आपने इकोनॉमी को पढ़ा भी होगा तो आई थिंक इस पैटर्न में नहीं पढ़ा होगा जिस पैटर्न में अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पहली चीज, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई। जितने भी आपके, चाहे वो नेशनल वर्ड जरूर लिख रहा है, लेकिन नेशनल का मतलब आपको दिल्ली नहीं समझना है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज सभी मुंबई में ही रजिस्टर्ड है। ठीक है, 1992 में इसको पंजीकृत किया गया था, रजिस्टर्ड किया गया था, और 1993 में सेबी ने इसको स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी, और 1994 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। यानी अपने स्टॉक को एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ ये केंद्रीकृत बाजार होता है, केंद्रीकृत बाजार, जिसमें आप शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स जैसी प्रतिभूतियों को या तो खरीदोगे या फिर बेचोगे। यानी अपने शेयर को आप यहां पे खरीद सकते हो या फिर यहां पर बेच सकते हो। समझ में आ गई बात? अब मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण के हिसाब से NSE भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हो गया। मार्केट कैप क्या होता है? अर्थात कि
बाजार में सबसे अधिक किस स्टॉक एक्सचेंज की पूरी कंपनी का पैसा होता है? तो मार्केट कैप का मतलब जितना सबसे अधिक इसके पास पैसा होने का मतलब ही यही होता है। ठीक है, बाजार में जितनी भी आपकी शेयर की पूरी कैप प्राइस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि मान लेते हैं कि एनएससी का एक शेयर आपका 10 रुपए का है। ठीक है, कितने रुपए का? 10 रुपए का। और एनएससी के पास ऐसे 1000 शेयर हैं, और जब आप 1000 की 10 से गुणा करोगे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,000 रुपए की। ठीक है, तो ये इसकी मार्केट कैप हो गई, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई, बाजार पूंजीकरण हो गया। तो इस मामले में एनएसई भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख कंपनियां हैं जिसको बेस बनाया जाता है किसी भी कैलकुलेशन के लिए, इसमें आती है निफ्टी 50। निफ्टी 50 के नाम से इसको जानते हैं, एनएसई का प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। ठीक है, जिसमें 50 बड़ी कंपनियों का ये प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब यहां पर बात करेंगे कि एनएसई इंडेक्स ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी इंडेक्स, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिक इंडेक्स, ऑटोमोटिव जो इंडेक्स है, इसे भी लॉन्च कर दिया है। तो खैर ये तो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हाँ यहां तक ये 2-3 चीजें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे कोलोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ फाइनेंशियलीकरण या फाइनेंशियलाइजेशन, जिसको हम लोग वित्तीयकरण कहते हैं, ये क्या होता है भैया? वित्तीयकरण, इसको हमारा समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम लोग वित्तीयकरण देखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, जो आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं हमारे भारत सरकार के, उन्होंने कहा है कि भारत को अति वित्तीयकरण के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब यहां पर बात आ रही है कि सर वित्तीयकरण हो क्या रहा है? मतलब अगर आप देखोगे आज का मैक्सिमम जो यूथ है ना, वो मेहनत करने की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा पैसे को शॉर्टकट तरीके से कमाने में लगा पड़ा है। हालांकि वो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं वो मेहनत तो करते हैं, वहां की ट्रेडिंग एनालिसिस करते हैं, लेकिन उनके पास अगर आमदनी 2 रुपए की है, फिर वो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में कितना पैसा लगा रहे हैं? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, यानी कई गुना ज्यादा लगा रहे हैं अपनी इनकम से। और कई बार ऐसा हो रहा है कि उनके पैसे डूब जा रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे कि वित्तीयकरण का मतलब क्या है, कि जो वित्तीय बाजार होते हैं, वित्तीय संस्थान होते हैं, या फिर वित्तीय अभिजात वर्ग का आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक परिणामों पर अधिक प्रभाव स्थापित हो जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो आप पैसा लगा रहे हो वित्तीय बाजार में, वित्तीय संस्थानों, वित्तीय अभिजात वर्ग, इन सभी, जैसे पारंपरिक रूप में अगर आप देखोगे तो जो भौतिक परिसंपत्तियां, जिसमें रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, इन सभी की बजाय अब वित्तीय परिसंपत्तियां आपकी म्यूचुअल फंड में निवेश की जा रही हैं। जिससे क्या हो रहा है? रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है और इंडियन इकोनॉमी को खतरा भी सडनली हो सकता है। जैसे अभी 3-4 दिन पहले ही 16 लाख करोड़ रुपए का जो है कि भारतीय जो स्टॉक मार्केट है उसको नुकसान हुआ, क्योंकि जितने भी विदेशी निवेशक थे उनमें से मैक्सिमम लोगों ने 16 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए अपने बाहर। अब भाई जिस इंडियन का पैसा वहां पे लगा हुआ था वो पैसा तो डूब गया, क्योंकि तुरंत शेयर मार्केट की वैल्यू डाउन हो गई। कहने का मतलब है कि आज भी अगर आप अपने बुजुर्ग लोगों से बात करोगे, घर में दादा दादी से या पापा से, मम्मी से, जो आज भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने को ज्यादा बेहतर मानते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को ज्यादा बेहतर मानते हैं, कि आप जमीन खरीद लो या सोना चांदी खरीद लो, ये ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन अभी की जो यूथ जनरेशन है, मैक्सिमम आप देखोगे, मेरे भी साथ के कई सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं सैलरी आ रही है उनकी, और वो अपना 20 to 25% इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि यहां से पैसा डबल हो जाएगा। नो डाउट पैसा डबल होता है, लेकिन उतना ही रिस्क भी तो है। और अगर ये एक कल्चर बन गया, यूथ कल्चर यही लगातार डेवलप हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसमें जॉब भी छोड़ दी अपनी और लग गए हैं पूरी तरीके से शेयर मार्केट में। इवन कि कोविड के बाद बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहा है ये बिजनेस। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश कर देना हमेशा के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। कभी कभी अगर बाजार सडनली डाउन होगा, क्रैश करेगा, तो बहुत बड़ी इकोनॉमी का लॉस भी होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो जाएगा। तो ये एक वजह है कि अगर भारत में ज्यादा अगर वित्तीयकरण हो रहा है तो उसके प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं, हमारे चीफ इकोनॉमी एडवाइजरी कह रही है कि भाई इस तरीके की परंपराओं को कम करना पड़ेगा। यहां पर जो चिंता का विषय वो क्या है कि एक तो असमानतम वृद्धि, यानी वित्तीय आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टॉक में या अन्य निवेशों से होने वाले लाभ से अधिक इक्विटी स्वामित्व वाले धनी व्यक्तियों को मिलता है और इसकी आबादी केवल 1% होती है। आप देखो ना कि अगर हम मिडिल क्लास वाले लोग अगर 1,500, 10,000, 5,000, 4,000 का अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर रिटर्न मुश्किल से 1,000-2,000 रुपए का मिलता है। लेकिन इसका एक्चुअल जो बेनिफिट होता है कंपनी के ऑनर को मिलता है। जो कंपनी के धनी व्यक्ति होते हैं वो केवल भारत में 1% है, उनको ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है इन मिडिल क्लास के पैसों का।
उनको ही प्रॉफिट होता है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। हमें तो 10,000 पे 12,000 मिल गया एक दिन के अंदर, तो हमें लगता है एक दिन में 2,000 का प्रॉफिट हो गया। असली प्रॉफिट तो वही लोग कमा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, गरीब गरीब ही रह रहा है। एक ही बार में 12-13,000 का जो आपने प्रॉफिट लिया ना, एक बार में ही वो सारा पैसा डाउन हो जाता है। जैसे ही मार्केट क्रैश कर जाती है तो सारा पैसा धरा का धरा रहता है, लेकिन अमीरों का नुकसान कम होता है, ये चीज है। दूसरा, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की बजाय वित्तीय निवेश से अधिक लाभ होने लगता है। लोगों को लगता है कि हम सर्विस दें या फिर गुड्स वगैरह सर्विसेज को बेचें, तो इसमें उतना प्रॉफिट नहीं जितना निवेश में हो रहा है। तो इससे क्या होगा, शेयर बाजार का अधिक प्रभाव स्थापित होता है। और आज आप भी इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि आपके आसपास जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, उनमें 50% से अधिक लोग शेयर मार्केट की ओर जा रहे हैं। शेयर मार्केट का जो है कि प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा, रोजगार सृजन या जीवन स्तर में वृद्धि की अनदेखी होने लगती है। ये बताओ, शेयर मार्केट कौन सा रोजगार मिल रहा है? केवल ब्रोकर्स होते हैं जो अपने कमीशन के लिए रजिस्टर्ड करा लेते हैं, अपने आप को डीमेट अकाउंट वगैरह खोलते हैं। ये ब्रोकर्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है भाई? सारा पैसा तो आप शेयर मार्केट में लगा दे रहे हो। जब पैसा आपके पास है ही नहीं, सारा पैसा आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, तो स्टार्टअप कहां से खोलोगे? अपना कोई बिजनेस कैसे चलाओगे? दुकान कैसे खोलोगे जिससे 4-5 लोगों को और रोजगार जो दे सकते थे वो भी नहीं दे पा रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। साथ ही साथ आम लोगों द्वारा ऋण लेने में वृद्धि भी होगी, क्योंकि वास्तविक आय में तो ठहराव है, आम लोगों की ऋण पर निर्भरता बढ़ सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम बैंक से 1 लाख रुपए लोन ले लें 10% के ईयरली जो है कि इंटरेस्ट रेट पे, तो हम 1 लाख पे जो है कि मैक्सिमम 10,000 रुपए एक साल में बैंक को रीपेमेंट करेंगे। लेकिन उस 1 लाख से हम बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट से कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा रेयर ही होता है, कई बार होता है कि नुकसान भी हो जाता है। स्पेशली बिगिनर को तो बिल्कुल नुकसान होता है, बिगिनर को बिल्कुल नुकसान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इससे क्या होगा, ऋण पर निर्भरता बढ़ेगी। तो यहां पर एक और प्रॉब्लम भी तो क्रिएट होगी, एनपीए की समस्या बढ़ेगी। क्योंकि अगर आपका पैसा डूब गया, आपका पैसा शेयर मार्केट में कोलैप्स हो गया, तो आप रिटर्न भी नहीं कर पाओगे बैंकों को, और बैंक को रिटर्न नहीं करोगे तो एनपीए की समस्या होगी। बैंक के पास एनपीए की समस्या होगी तो बैंक लिक्विडिटी को मैनेज नहीं कर पाएगा, तरलता को मैनेज नहीं कर पाएगा, जिससे बाजार में पैसे की कमी होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक चक्र पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकता है और नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कि प्रीडेटरी लेंडिंग, अधिक जोखिम लेने और श्रमिक संरक्षण की उपेक्षा करने वाली नीतियों को भी बढ़ावा मिलने लगता है। तो ये सब जो है कि एक प्रॉब्लम आ रही है वित्तीयकरण से। अब आपको लगेगा कि सर भारत सरकार तो प्रयास करती है वित्तीय समावेशन का। देखो, वहां पे वित्तीय समावेशन में क्या होता है कि सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि हर एक व्यक्ति के पास अपना एक पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए, जो भी वो सेविंग्स करता है वो बैंकों में सेविंग्स करे, ताकि बैंक से उसे इंटरेस्ट भी मिलते रहे, प्रॉफिट भी हो, और बैंक उस पैसे को आगे किसी उद्यमी को दे सके ऋण के रूप में, ताकि इकोनॉमी चलती रहे, रोजगार होता रहे, प्रोडक्शन होता रहे, सप्लाई होती रहे। लेकिन जब अगर लोग अधिक से अधिक शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, जहां पे न तो कोई एक्चुअल रूप में कोई गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, ना ही वहां पे कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है, ना वहां पे कोई रोजगार क्रिएट हो रहा है, ना लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो एक बहुत बड़ा एक ट्रैप बन रहा है ये। और इसी चीज को रोकने की सलाह हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार जी ने दी है। तो बात समझ में आ पाई, ये जो टॉपिक था। अब यहां से कोई भी प्रश्न आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को घुमा के अगर पूछेगा भी, तो आप इजिली जो है कि इसको सॉल्व कर पाओगे। अब चलते हैं भारतीय डेरिवेटिव मार्केट से। कुछ खास नहीं था, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब आते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां। यहां से भी एक प्रश्न हर साल यूपीएससी पूछता है, क्योंकि जो रेटिंग एजेंसियां होती हैं, ये जिस प्रकार की रेटिंग करती हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, वो तय करता है कि उसमें निवेशक आएगा या दूर जाएगा। अगर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को जो इंटरनेशनल, जैसे S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, या फिच हो गई, इस तरीके की जो रेटिंग एजेंसियां हैं जो यूएस की हैं, अगर ये भारत को या भारत की इकोनॉमी को एक पॉजिटिव रेटिंग देती है, पॉजिटिव सकारात्मक रूप से रेटिंग प्रदान करती है, तो बहुत सारे निवेशक क्या होते हैं, इस रेटिंग को देखकर भी भारत में निवेश करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर ये रेटिंग एजेंसियां भारत को अच्छी रेटिंग्स नहीं दे रही है, खराब बता रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खराब है, कोलैप्स हो रही है, लगातार नुकसान हो रहा है, तो बहुत सारे निवेशक जो आने की भी सोच रहे होंगे भारत में, वो नहीं आएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कुछ रेटिंग पर भी निर्भर करती है। यहां पर अब हम मामला देखते हैं कि क्या मामला है। देखिए, केयर एज भारत की ऐसी पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि जैसे भारत की भी अपनी 7 से 8 प्रकार की रेटिंग एजेंसियां होती हैं, जो अलग अलग सेक्टर की भी रेटिंग करती हैं और कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी की भी रेटिंग करती हैं, और साथ में कुछ वैश्विक स्तर की भी होती है। लेकिन भारत की जितनी भी रेटिंग एजेंसियां, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो मापदंड होते हैं, जो क्राइटेरिया होते हैं, उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अभी तक कोई भी ऐसी रेटिंग एजेंसी जो इंटरनेशनल लेवल की नहीं हो पा रही थी। लेकिन
भारत की ये जो केयर एज है, ये पहली ऐसी रेटिंग एजेंसी बन गई जो सॉवरेन रेटिंग सहित विश्व के स्तर की रेटिंग के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। अब बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती क्या हैं। देखिए, किसी व्यक्ति संस्था की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी सापेक्ष क्षमता यानी ऋण जोखिम और ऋणी की सापेक्ष उधार पात्रता पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा जाहिर की गई राय होती है। यानी अगर मान लो कोई क्रेडिट रेटिंग करने वाली एजेंसी है और उसको लगता है कि किसी व्यक्ति या संस्था या देश की जो फाइनेंशियली स्थिति है वो कैसी है, क्या उसके पास इतनी क्षमता है कि वो बहुत सारे लोगों को ऋण दे सकती है, क्या उसके पास इतनी क्षमता है कि उसने जितना भी ऋण लिया है वैश्विक स्तर पे क्या उसे वो रीपेमेंट कर सकती है, क्या उसके पास इतनी भी क्षमता है कि बड़े बड़े निवेशक अगर उसका इन्वेस्ट करें तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस पर अपनी एक राय देते हैं और इस राय को ही हम रेटिंग के रूप में जानते हैं, जिसे बी दे देते हैं, A++ देते हैं, ऐसे करके रेटिंग दी जाती है। ठीक है, सामान्यतः ऋणियों द्वारा भविष्य में ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने की उनकी क्षमता पर अपनी राय दी जाती है और क्रेडिट ब्यूरो जो होते हैं वो ऋणियों द्वारा ऋण चुकाने के पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट होते हैं। एक होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो देखती है कि भविष्य में किसी देश के द्वारा ब्याज भुगतान करने की क्षमता है कि नहीं या ऋण चुकाने की क्षमता है कि नहीं है। लेकिन क्रेडिट ब्यूरो जो होते हैं वो ये देखते हैं कि ऋण चुकाने के पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देते हैं कि पिछले साल आपने ऋण जो चुकाया वो कैसा चुकाया या नहीं चुकाया। तो खैर, क्रेडिट ब्यूरो पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पे, ये जो काम होता है। अब बात आती है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, इसके बारे में अगर हम डिटेल से समझना चाहें तो क्या है, जरा देख लेते हैं। देखिए, परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने के आकलन को ही कहा जाता है एक तरीके से रेटिंग करना। या फिर यह देश या संस्था के ऋण चुकाने की क्षमता या इच्छा शक्ति दोनों को ही जाहिर करती है कि कोई भी देश या संस्था अगर है, कोई कंपनी है, तो क्या वो किसी भी समय पर ऋण चुकाने के लिए तैयार है या नहीं है। पहली चीज। मापदंड क्या होता है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के लिए, कि इसमें देखा जाता है कि किसी संप्रभु देश की रेटिंग्स के लिए जैसे ग्रोथ रेट कितनी होती है, इन्फ्लेशन रेट कितनी होती है, सरकारी ऋण कितना है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक बाह्य ऋण कितने हैं, राजनीतिक स्थिरता है कि नहीं, ये विभिन्न मापदंडों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे भारत में अगर आप देखोगे तो 2014 से ही एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनती चली आ रही है। हालांकि इस बार 2024 में गठबंधन की सरकार है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत एक बहुत अच्छे स्तर पर 240 सीटों के आसपास है। तो भारत में जो राजनीतिक स्थिरता है, जो 2004 से 14 के बीच में क्या था, स्थिरता नहीं थी, क्योंकि कोलिशन वाली गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी, सभी क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन किया था, वो राजनीतिक स्थिरता के रूप में नहीं था। लेकिन पिछले 2014 से लेकर 2024 के 10 सालों तक राजनीतिक स्थिरता मिली है भारत को, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पे, कि बहुत सारे इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है कि पूरी तरीके से स्टेबल है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस गवर्नमेंट के जाने से, तो पॉलिसी वगैरह जो भी बनेगी एक फेयर बनेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्लस इन्फ्लेशन रेट कितना, ग्रोथ रेट कितनी है, जीडीपी कितनी है। अभी जैसे चैलेंजेस क्या रहा है, आपने देखा होगा कि जो 16 लाख करोड़ जो है कि अभी निवेशकों ने बाहर अपने पैसे निकाल लिए, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था या स्टॉक मार्केट से बाहर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि लगातार पिछले 6 महीनों से कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अगली तिमाही में हो सकता है भारत की जो जीडीपी होगी वो 5.5 से 6% के आसपास ही केवल रहने वाली है, जो कि जीडीपी भारत की क्लेम की जा रही थी कि 8.5% के आसपास रन कर रही है। कोविड के बाद 8% की रनिंग हो रही है इसकी, यानी जिसकी जीडीपी 8% तक जा चुकी थी, आज वो अगर केवल 5.5-6% पे है, तो इट मींस कि यहां पर कंपनियों को लग रहा है कि अब नुकसान होगा हमारा, इसलिए वो अपना सारा का सारा पैसा फटाफट निकालते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, इसीलिए ये भी देखा जाता है रेटिंग एजेंसियों के द्वारा। साथ ही साथ रेटिंग देने की जो तरीके होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे AAA जो कि उच्चतम रेटिंग होती है, फिर D निम्नतम रेटिंग होती है। जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करोगे, फिच की बात करोगे, तो ये रेटिंग एजेंसियां BBB को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा मानती हैं, जबकि मूडीज Baa3 को निवेश ग्रेड की न्यूनतम सीमा मानती है। अलग अलग जो है कि रेटिंग एजेंसियों के अलग अलग मापदंड होते हैं। तो ये सभी चीजें आपने समझ ली हैं। अब जैसे 3 अमेरिकी रेटिंग एजेंसियां S&P, मूडीज और फिच है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी जो रेटिंग एजेंसियां वो कुछ भारत में भी हैं, जैसे यहाँ पे 7 प्रकार की हैं। क्रिसिल हो गया, केयर हो गया, इकरा हो गया, एक्यूट हो गया, ब्रिकवर्क रेटिंग हो गया, इंडिया रेटिंग्स हो गया, और साथ में इन्फोमेरिक्स हो गया। क्या हो गया? इन्फोमेरिक्स है। अगर मैं बात करूंगा
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, तो इनको मुख्य रूप से सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती। कौन रेगुलेट करेगा? सेबी रेगुलेट करेगा। यहां पर अगर आप देखोगे कि क्रिसिल, केयर, इकरा, एक्यूट, ब्रिक वर्क, इंडिया रेटिंग्स और इन्फोमेरिक्स, इनमें से ये जो ब्रिक वर्क रेटिंग्स है ना दोस्तों, ये आपकी एक ऐसी रेटिंग्स है जो आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। बाकी सभी की सभी जो है कि अन्य सभी, सॉरी यहां पे ये मिस्टेक हो गई, ब्रिक वर्क रेटिंग को छोड़ दिया है, तो बाकी जो 6 रेटिंग एजेंसियां वो सभी आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्लियर होगी बात? चलिए ये चीजें यहां पे क्लियर हो गई। तो अब हम चलते हैं अदर की डेवलपमेंट्स, यानी कि कुछ और भी प्रमुख घटनाक्रम हम लोग यहां पर देखेंगे। चीजें समझ में आ रही है? देखो इकोनॉमी में क्या है ना, आपको अगर सारी चीज आप पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि सारी चीजें खत्म भी नहीं होंगी। बहुत सारे टॉपिक हैं। अभी तो केवल आप 6 महीने का पढ़ रहे हो, अप्रैल से अक्टूबर तक का, फिर आप अगले 6 महीने का और पढ़ोगे, नवंबर से अप्रैल तक का, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। और सभी चीजें भी अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो वो इकोनॉमी आपकी कोई अच्छी तरीके से तैयार नहीं होगी, क्योंकि आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हुए ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सेबी हो गया, शेयर मार्केट हो गया, रेटिंग एजेंसियां हो गई, यहां से हर साल कोई ना कोई प्रश्न बनता रहा है। तो रेटिंग एजेंसी, सेबी, आरबीआई, इनसे आपको फोकस करके अच्छे से चीजों को तैयार रखना है। तो अब यहां पर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होता है दोस्तों? इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, तो देखा जाए सेबी के द्वारा ही इसमें भी क्या किया गया, एक विनियमन 2024 में संशोधन किया गया। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि इनविट्स क्या होते हैं, यानी इसी को इन शॉर्ट में कहा जा रहा है ना कि इनविट्स का मतलब क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया। पहले आप ये समझ लीजिए थे। देखिए म्यूचुअल फंड के समान ही निवेश का एक यह भी माध्यम है। यह निवेशकों को टोल रोड, बिजली लाइनों और पाइपलाइन जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने का विकल्प प्रदान करती है। अब जैसे बहुत सारी सड़कें बनती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनती है, जिसमें सरकार जो है कि जो प्राइवेट स्तर की जो कंपनियां उनसे जो है कि कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट करती हैं, फिर उनको टेंडर वगैरह देती हैं। तो ऐसे जो टोल रोड होते हैं, ठीक है, या फिर बिजली की जो लाइनें होती है, जो वायर होती हैं या पाइपलाइन होती है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भी अगर आप निवेश करना चाहते हो सेबी के माध्यम से, तो उसे ही इन्विट्स कहा जाता है। और अगर शब्दों को अगर आप गौर से देखो ना, शब्दों में क्या लिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आधारभूत संरचनाओं में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो ट्रस्ट होता है उसी को इन्विट्स कहते हैं। फर्क इतना है कि ये आपके सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। अब यहां पर लिखा हुआ है, सीधी सीधी बात है कि स्पॉन्सर इंफ्रा कंपनियां जो सेबी के माध्यम से इन्विट्स स्थापित करते हैं, उन्हें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, जिसको सरफेसी एक्ट 2002 के तहत उधार लेने वाले यानी बोरोवर का दर्जा दिया जाता है। अब ध्यान से समझना कि अभी मैंने लास्ट टाइम, हालांकि अभी सरफेसी के बारे में आगे डिटेल से समझेंगे, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आईबीसी 2016, इसमें यह भी बताया था कि सरफेसी एक्ट को भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। इन सभी चीजों में मतलब सरफेसी एक्ट को भी क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया है। तो इस तरीके की जो सरफेसी एक्ट होता है, इनके अंतर्गत इनको उधार लेने वाले या बोरोवर का दर्जा दिया जा चुका है। अब इन्विट्स अपने निवेश पर टोल, किराया, ब्याज या लाभांश के माध्यम से आय को अर्जित कर सकते हैं। कैसे? रेंट पर या फिर डिविडेंड पर या फिर आपके इंटरेस्ट पे, निवेश पर जो टोल होते हैं, इन सभी के माध्यम से आय अर्जित करते हैं और निवेशकों यानी यूनिट्स खरीदने वालों के में वितरित कर दी जाती है। तो निवेशकों की इस आय पर भी क्या होता है, कर लगाया जाता है। जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं तो आप पर भी क्या होगा, टैक्स लगेगा। तो यहां पे कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, बस यही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो संशोधन हुआ बस वही किया गया। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, ये कुछ खास नहीं था। फ्रंट रनिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जहां पे कोई खास टॉपिक डिस्कस नहीं किए जाते हैं। हाँ, फिंटरनेट की जरूर हम बात करेंगे। जैसे आपने सुना होगा इंटरनेट, ठीक है, क्या सुना है आपने, इंटरनेट। और इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, जहां पे गूगल वगैरह आप करते हो, क्रोम करते हो, जो भी आप विजिट करते हो उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरीके से जो नंदन नीलकेड़ी साहब हैं, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, इन्होंने भविष्य की वित्तीय प्रणाली के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में फिंटरनेट की अवधारणा का प्रस्ताव रखा है। अभी एक विचार आया है, तो ये किस तरीके से काम करेगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे देखोगे तो नंदन नीलकेड़ी साहब ने कहा है कि भविष्य की जो वित्तीय प्रणाली है, इसके लिए एक परिकल्पना के तौर पे, यानी कि एक प्रपोजल के तौर पे इसे रखा गया है। यह बिल्कुल इंटरनेट की तरह होता है, जिसमें अनेक वित्तीय इकोसिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पर व्यक्तियों और व्यवसायों को उनकी वित्तीय गतिविधियों को केंद्र में रख के उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। अब जैसे इंटरनेट पे क्या होता है, हर एक चीज आप
आप इजीली एक्सेस कर पाते हो। वहां पे कोई ना कोई एक कंपनी होती है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है, जो आपको डेटा प्रोवाइड कराती है, और दूसरा आप यूजर होते हो, यानी अपनी रिक्वेस्ट, अपनी डिमांड के अनुसार वहां पे चीजों को आप प्राप्त कर पाते हो। ठीक इसी प्रकार से अगर हम फिंटरनेट की बात करें, जहां पे व्यक्ति और व्यवसाय केंद्र में रहेंगे, यानी व्यक्ति की क्या डिमांड आ रही है बिजनेस से, और बिजनेस की तरफ से, कंपनियों की तरफ से क्या सप्लाई की जा रही है, इन दोनों गतिविधियों को केंद्र में रख के ही पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। ठीक है, और ये वित्तीय परिसंपत्तियों को तथा कितनी भी राशि को किसी भी समय, कहीं पर भी, किसी भी डिवाइस का उपयोग करके बिना किसी बाधा के ट्रांसफर करने में सक्षम बनाती है। आज जैसे अगर हम गूगल पे की बात करें, फोन पे की बात करें, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि इसमें अब लिमिट्स को क्या कर दिया गया, 1 लाख से 5 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। अगर इस तरीके का प्रपोजल हमारे यहाँ अप्लाई हो जाता है फिंटरनेट, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी डिवाइस का प्रयोग करके कितने ही रुपए को ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि उसका सारा का सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा। जैसे इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करते हो, भले आप अपनी इनकॉग्निटो मोड यूज करो या फिर नॉर्मल मोड भी यूज करते हो, तो आप अपनी हिस्ट्री को जो डिलीट कर देते हो और आपको लगता है कि आप हिस्ट्री डिलीट करके क्लीन हो चुके हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे मेजर पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपकी हिस्ट्री को रिकवर किया जा सकता है, अर्थात आपका कहीं ना कहीं डेटा एक्सेस हो सकता है। इसका मतलब आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, कितने भी अमाउंट की, वो इजीली एक्सेस की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मतलब हो गया कि आपको एक बेहतर सुविधा भी भविष्य में मिल सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये तो प्रचार किया गया है विजन आईएएस का अपने द्वारा, परपेचुअल बॉन्ड्स वगैरह कुछ खास नहीं है। अब आते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। यहाँ से 2 बार प्रश्न आ चुका है, पी नोट्स होता क्या है। बहुत बेसिक लाइन को आपको समझना है और बेसिक प्रश्न ही बनता है यूपीएससी में इससे। देखो, गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सर्विस सेंटर है, इससे संचालित पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जिसको हम लोग कहते हैं एफपीआई, को पी नोट से जारी करने की अनुमति दी गई है। ध्यान से समझना कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, जो भारत में पंजीकृत तो नहीं होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से भारत में जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए पी नोट जारी किया जाता है, उसी के बारे में है। जैसे अगर आप देखोगे यहां पर कि सेबी के पास पंजीकृत जितने भी एफपीआईज होते हैं, इनके द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है। ऐसे निवेशक भारत में स्वयं को पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप समझते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई जॉन नाम का एक व्यक्ति है जो यूएस का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? यूएस का रहने वाला है। और यहाँ पे इंडिया के अंतर्गत आप सेबी को देख रहे हैं। चलो फिर से बनाया तो मैं, ये जॉन नाम का व्यक्ति है जो कहां पे है दोस्तों? यूएस में है। और यहां पे आपका सेबी में कोई रजिस्टर्ड है एफपीआई। किसमें रजिस्टर्ड है? सेबी में। उस एफपीआई का कोई भी नाम हो सकता है। अब ये व्यक्ति चाहता है कि हम भारत में किसी तरीके से इन्वेस्ट कर ले, लेकिन वो इन्वेस्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो भारत के सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है। उसने क्या किया, किसी एक एफपीआई को पकड़ लिया और इसने कहा कि भैया मेरा ये 10 करोड़ रुपए जो है कि तुम भारत के सेबी में यानी किसी भी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट कर दो। इसने उठाया 10 करोड़, एफपीआई ने सेबी में रजिस्टर्ड पहले से ही था और यहां पे 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। सेबी ने पूछा भैया ये 10 करोड़ रुपए तुमने किसके इन्वेस्ट कर दिए? एफपीआई ने तुरंत बताया कि सर मैंने एक फॉरेन इन्वेस्टर है जिसको मैंने पी नोट जारी किया है। पी नोट का मतलब होता है पार्टिसिपेटरी नोट, यानी वो भी आपके जो भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी हिस्सेदारी रख रहा है। हालांकि वो डायरेक्ट आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। उसने मेरी कंपनी के माध्यम से आपके सेबी में इन्वेस्ट कर दिया है। तो मैंने क्या किया, बदले में प्रूफ के तौर पर उसे पी नोट एक जारी दिया, यानी एक लेटर दे दिया कि भाई इस तरीके से आपने इतने करोड़ रुपए भारतीय सेबी में इन्वेस्ट कर दिए। तो इसी को कहता है पी नोट। तो पी नोट कौन जारी कर रहा है दोस्तों? एफपीआई को शक्ति दी गई कि आप भी पी नोट और भी जारी कर सकते हो अलग अलग सेंटर पे। तो यहां पे समझ में आ गई बात कि सेबी के पास पंजीकृत जो एफपीआई होती है, इनके द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है। अब ऐसे निवेशक भारत में स्वयं को पंजीकृत किए बिना भी भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। किसके माध्यम से? एफपीआई के माध्यम से। तो पी नोट्स कहीं ना कहीं ऑफशोर डेरिवेटिव साधन होते हैं जिसमें परिसंपत्ति के रूप में भारतीय शेयर ही होते हैं, लेकिन भारत के बाहर के लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सेबी में पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं होती है, वे गुमनाम रहकर भी भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। अब इसका एक ड्रॉबैक भी सुन लीजिए। देखो एफपीआई के पास पूरी डिटेल होती भी नहीं है, सही बताऊं, जो पी नोट जारी करते हैं उनके पास भी कोई बहुत डिटेल नहीं होती है। अब जैसे आप भारत के नागरिक हो, आपको भारत की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो क्या आपको पी नोट की जरूरत है? आप कहोगे नहीं सर मैं तो भारत का ही नागरिक हूं, मेरे पास तो सारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मैं तो सेबी में अगर कोई इन्वेस्ट करूंगा तो डीमेट अकाउंट ओपन करूंगा और डीमेट अकाउंट ओपन करने के समय मेरी सारी इंक्वायरी, सारी बेसिक डिटेल सेबी के पास
चली जाएगी, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, हर एक चीज की जानकारी सेबी के पास चली जाएगी। तो मुझे तो पी नोट की जरूरत है ही नहीं, मैं किसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्यों करूंगा। लेकिन कोई अमेरिका का व्यक्ति, इंग्लैंड का व्यक्ति, जर्मनी का व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है तो एफपीआई के माध्यम से कर सकता है, और इसकी जानकारी सेबी के पास होती भी नहीं है। इसमें क्या ड्रॉबैक आता है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, हवाला के पैसे को भी इन्वेस्ट करा लेते हैं, ड्रग्स के पैसे को भी इन्वेस्ट करा लेते हैं, फंडिंग जो होती है टेररिस्ट को बढ़ाने के लिए उसका भी क्या करते हैं लोग, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें, हालांकि सेबी इस दिशा में भी बहुत तेजी से काम कर रही है। अब आ जाते हैं आईआईबीएक्स, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बात करते हैं। देखिए, जो एसबीआई बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, जो कि इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया, क्योंकि भारत के द्वारा इसको गांधीनगर गुजरात में ओपन किया गया था, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है कि एक्सचेंज करेंगे। बुलियन का मतलब यहाँ पे गोल्ड होता है, तो इसमें को पार्टनर जो है कि एक तरीके से एसबीआई हो चुका है। 2022 में गिफ्ट सिटी के अंतर्गत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गांधीनगर गुजरात में इसको स्थापित किया गया था, जिसमें उच्च शुद्धता वाले सोना होते हैं, चांदी होते हैं, इनको ही बुलियन कहा जाता है। जैसे 24 कैरेट के जो बिस्किट होते हैं गोल्ड के, वो हो गए, चांदी हो गए, और इसमें अक्सर बार, सिल्लियां और सिक्कों के रूप में इन्हें देखा जाता। तो इसमें एसबीआई ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य हो गया। अब यहाँ पे कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस जानकारी के लिए मैंने पढ़ा दिया, कैरी ट्रेड वगैरह कुछ खास नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर, देखो, जब भारत के द्वारा किसी विदेशी देशों के साथ संबंध स्थापित करके व्यापार किया जाता है तो उसे हम कहते हैं बाह्य क्षेत्र या एक्सटर्नल, जिसमें आप आयात और निर्यात को समानता देखते हो। देखो, भारत के अंदर आप कोई भी सामान को खरीदते हो, बेचते हो, तो हम उसे सेल और परचेस कहते हैं। लेकिन जब हम भारत के बाहर किसी देश से आयात और निर्यात करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहां पर हम एक्सटर्नल सेक्टर को स्टडी करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, यानी भारत का व्यापार घाटा कैसा है। अब समझने वाली बात है, पहली लाइन आप समझ लो कि घाटा हम कब कहते हैं। अगर हम कहें एक आम भाषा में, हम आपसे पूछे कि आपका घाटा कब होता है, तो आप कहोगे सर मेरी जो इनकम है ना, वो आपकी क्या इनकम कम है, जबकि मेरा एक्सपेंडिचर क्या है वो अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर एक स्टूडेंट लाइफ में है और स्टूडेंट होने के नाते आपको एक मंथ का जो पैसा मिलता है वो घर से मिलता है 10,000 रुपए, ये आपकी इनकम होगी। लेकिन आपके एक मंथ का खर्चा जो होता है, अब जैसे खर्चा में क्या है भाई, पढ़ाई करनी है, बुक्स खरीदनी है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, खाना पीना है, रहना है, एक आध बार महीने में कोई मूवीज वगैरह देखने चलेगा, ये सारे काम करने में आपका जो खर्च हो जाता है वो लगभग 13,000 रुपए का हो जाता है। तो आपको अंतर कितने का आ गया, 3,000 रुपए का आ गया। तो आप कहोगे सर ये 3,000 रुपए मेरा घाटा हो गया, क्योंकि इस 3,000 को मुझे मैनेज करना है, या फिर घर से मैं अगले महीने कहूंगा कि मुझे कुछ पैसे अधिक दे दो क्योंकि पिछले महीने मेरे को लॉस हो गया था या मैंने किसी से उधार लिया था। ये तो हो गया हमारा डोमेस्टिक लेवल पे। लेकिन अगर जब हम वैश्विक स्तर पे बात करते हैं घाटे की, तो सिंपल सी बात है, हम देखते हैं कि अगर हमने आयात ज्यादा किया है और निर्यात कम किया है तो इसको हम कहते हैं घाटा। मान के चलते हैं कि भारत ने सभी देशों को, जितने भी दुनिया में देश हैं, जितने भी देशों से भारत का व्यापार होता है, उन देशों से आयात मान लो हमने 100 रुपए का किया, ठीक है, और हमने बाकी सभी देशों को जिनसे भी हमारा निर्यात होता है, व्यापार होता है, हमने उन्हें निर्यात किया केवल और केवल कितना, 88 रुपीज का। तो हम कितने रुपए के घाटे में हैं, 12 रुपए के घाटे में। कितने रुपए घाटे में, 12 रुपए घाटे में, यानी अभी भी हमारा निर्यात कम है, आयात ज्यादा है। तो इसी को कहा जाता है भारत का व्यापार घाटा। अब आते हैं हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया है। ध्यान से समझना कि यूएस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत क्या व्यापार के प्रॉफिट में, यानी कि जितना व्यापार में आयात नहीं करता वो अमेरिका से, उससे ज्यादा वो अमेरिका को निर्यात कर देता है। यानी अगर हम टॉप मोस्ट 10 कंट्री को कवर कर ले, जैसे उसमें चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, यूएस हो सकता है, ब्राजील हो सकता है और रसिया हो सकता है, तो ऐसे जो कंट्रीज हैं जिनके साथ हम व्यापार करते हैं, टॉप मोस्ट 10 कंट्री ले लो, उनमें से 9 कंट्री के साथ हम दोस्तों घाटे में चल रहा है। यानी हमारा निर्यात कम हो रहा है, आयात ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी चीज को इन्होंने रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि 2023-24 में ये स्थिति थी। अब जैसे स्थिति के तौर पे अगर हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं तो आप यहां पे देखोगे कि भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार कौन है, जिनके साथ भारत क्या करता है, सबसे अधिक व्यापार करता है, आयात निर्यात दोनों को मिला के। तो चीन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और सऊदी अरब।
अर्थात कहने का मतलब हो गया कि भारत सबसे अधिक जो व्यापार करता है वो किससे करता है दोस्तों? चाइना से करता है, नंबर एक। फिर इसके बाद हम किस पे आते हैं? यूएसए पे आते हैं। फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है? यूएई आता है। फिर चौथे नंबर पे कौन आता है? रूस आता है। फिर पांचवें नंबर पे कौन आता है? सऊदी अरब आता है। यानी हम आयात और निर्यात दोनों को अगर हम मिला लें तो सबसे अधिक हम चाइना से करते हैं, सेकंड नंबर पे हम यूएस से करते हैं, तीसरे पे हम यूएई से करते हैं। ये रैंकिंग भी मिलाने को आ सकती है। यूपीएससी ऐसे भी बना सकता है, इसी की क्रोनोलॉजी को 4-5 तरीके से अलग अलग प्रेजेंट करके आगे पीछे करके पूछ सकता है। तो ये भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हो गए। अब बात करते हैं कितने ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष यानी कि सरप्लस ट्रेड है, अर्थात जहां पे हमने निर्यात तो ज्यादा किया है लेकिन आयात जहां से कम किया। तो मैंने अभी बताया अमेरिका होता है, तो इसमें सबसे पहली कंट्री है यूएसए। यूएसए को हम निर्यात ज्यादा करते हैं किसी भी एक वर्ष में, जबकि आयात उससे कम करते हैं। दूसरे नंबर पे नीदरलैंड है, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम, चौथे पे बेल्जियम और पांचवें पे इटली। ऐसे देश हैं जो सामान्यतः यूरोपीय या फिर प्रशांत अमेरिकी देशों में आते हैं। तो यहां से हमारा व्यापार प्रॉफिटेबल है, लेकिन हमें जो प्रॉफिटेबल करना चाहिए था वो करना था हमें आसियान कंट्री से, चाइना से, रूस से, ऐसे देशों से, लेकिन यहां पर हमारा घाटा चलता है। और बात कर लेते हैं जरा, अगर हम देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की डब्ल्यूटीओ की भी एक विश्व व्यापार जो सांख्यिकी रिपोर्ट आई है ना 2023 की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक कृषि निर्यातों में 8वें स्थान पर है, जबकि वस्तु निर्यात में 18वें स्थान पर है और सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बन सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में। कैसे पूछा जा सकता है कि भारत दुनिया में कौन से स्थान पर आता है कृषि के प्रोडक्ट्स को निर्यात करने में? तो कृषि के निर्यात में भारत 8वें नंबर पे, चाहे वो अनाज का निर्यात कर रहा हो, दाल का निर्यात कर रहा हो, चीनी का निर्यात कर रहा हो, गन्ने का निर्यात, किसी भी चीज का निर्यात करने में 8वें नंबर पे दुनिया में। हमसे पहले 7 ऐसी कंट्री हैं जो कृषि की वैल्यू को ज्यादा निर्यात करें। वहीं वस्तुओं के निर्यात में हम बहुत ज्यादातर वैल्यू को क्या है, वस्तुओं को मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे, कर भी रहे तो भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है कि हम उसका कंजम्पशन भारत में ही कर ले रहे हैं, तो निर्यात हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो निर्यात कर रहे हैं विश्व में 18वें नंबर पे आते हैं। सर्विस निर्यात हम ज्यादातर करते हैं, उसमें भी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में करते हैं, तो यहां पे हम 7वें स्थान पर आते हैं। तो ये आपकी स्टेटस बताया गया डब्ल्यूटीओ के द्वारा, जो अभी वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 की रिपोर्ट आई थी। तो इसको जरा याद रखना। यहां पे अगर व्यापार घाटे की बात करें तो चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा 2022-23 की तुलना में अब बढ़ गया है और भी ज्यादा हो चुका है इनके साथ व्यापार घाटा। तो यहाँ पे देखो सिंपल लाइन में क्या कह रहा है कि व्यापार घाटा होता क्या है? तो भैया इंपोर्ट अगर आप ज्यादा कर रहे हो यानी कि आयात ज्यादा कर रहे हो और एक्सपोर्ट या निर्यात कम कर रहे हो, तो यही होता है आपका व्यापार घाटा। यानी कि देश के आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से जब अधिक हो जाता है तो इसे ही कहा जाता है व्यापार घाटा, और ये नकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है, यानी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। भाई भारत में उच्च व्यापार घाटे का कारण क्या है? यानी आप शब्दों को तोड़ने का प्रयास करो। जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? शब्दों को तोड़िए। उच्च व्यापार घाटे, अब आप अपने दिमाग में एक चीज को कैलकुलेट करके चलो, घाटे का मतलब है कि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं। आखिर हम क्यों आयात ज्यादा कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? पहला तो हम आयात में क्या वृद्धि हो रही है? पहली चीज आयात में हम वृद्धि कर रहे हैं, जैसे सोना, कच्चा तेल, फार्मास्यूटिकल सामग्री आदि। देखते हो कि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल जो है कि कोई खनन तो होता नहीं बहुत ज्यादा, तो हम क्या करते हैं जनरली, हम जो पश्चिमी देश होते हैं या पश्चिमी मतलब कि जो पश्चिमी एशियाई देश होते हैं, अरेबियन कंट्रीज होती है, इनसे हम ज्यादातर तेल का आयात कर रहे हैं और आयात अधिक हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू बढ़ रहा है, यानी आयात बढ़ जा रहा है। उपभोग पैटर्न में भी बदलाव हो रहा है। जैसे अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर जो है कि टिकाऊ वस्तुएं जो होती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होती हैं, जो लग्जरी गुड्स आइटम्स की मांग बढ़ती है। जैसे मैकबुक की डिमांड हो रही है, आईफोन की डिमांड हो रही है, बहुत लग्जरी गाड़ियों की डिमांड हो रही है। जैसे इस समय लोग परेशान है डिफेंडर को लेके, उसकी बुकिंग चल रही है पहले से ही, क्रूज की यात्रा करने बुकिंग चल रही है। तो ये सभी उपभोग में पैटर्न बदलाव हो रहा है, इस वजह से आयात हो रहा है। भारत की आर्थिक संरचना संबंधी कारक भी, जैसे भारत में क्या विनिर्माण क्षेत्र का बेहतर विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक की उच्च लागत, अवसंरचना में कमियां, ये सभी भी है। क्योंकि कोई भी देश अगर ग्रो कर रहा है ना, तो स्पेशली सबसे पहले उसके प्राइमरी सेक्टर को बल दिया गया, कृषि सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री हो गया, और टर्सरी सेक्टर सेवा। भारत ने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर तो बेहतर था ही भारत में, कृषि वगैरह, डायरेक्टली वो टर्सरी सेवा पे कूद गया, यानी टर्सरी सेक्टर सेवा प्रदाता बन गया। बीच में मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री वाला सेक्टर वीक हो गया भारत का, और इस वजह से भी जो है कि हम भारत में क्या करते हैं, बहुत सारे सामान का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसलिए हमें आयात करना पड़ता है। और घरेलू नीतियों की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी व्यवस्था, जो मैंने कल आपको बताया था, वस्तुओं के निर्यात पर बार बार प्रतिबंध लगा देना, ये सभी ऐसी चीजें जिसकी वजह से हमें आयात करना पड़ता है। जैसे भारत में अगर आप देखोगे तो दलहन यानी कि दाल की बात करें तो दाल का उपभोग बहुत ज्यादा होता है। भारत दुनिया में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है, सबसे अधिक उपभोग करता है और सबसे अधिक आयात भी करना पड़ता है, क्योंकि
देखिए भारत के पास प्रोटीन का जो मिडिल क्लास के लिए सबसे बेहतर सोर्स है वो है दाल। तो भारत दाल को क्या करता है, निर्यात नहीं होने देता, प्रतिबंध लगा देता है। क्या करता है कि जिससे दाल की कीमतें ना बढ़ पाए, बल्कि दाल को और आयात करना पड़ता है। और भी अन्य कारक हैं, जैसे फैक्टर हो गए, जैसे मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर ढंग से लाभ ना उठा पाना या गैर प्रशुल्क बाधाएं आदि लगाने की वजह से भारत में आयात ज्यादातर महंगा हो रहा है, निर्यात कम होता है। इस वजह से भारत का व्यापार घाटे में चलता है। ठीक है, अब यहां पे इसके हम प्रभाव की बात करें तो सीधी सी बात है, एक नकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो नकारात्मक क्या है कि आयात के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है और घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास की चिंता बनी रहती है, जिस वजह से $1 की कीमत आपकी 85 रुपए, 86 रुपए, 87, 88 रुपए भी होती जा रही है। अब आपको एक चीज समझ में नहीं आई कि सर आयात का भुगतान करने के लिए हमें डॉलर की आवश्यकता कैसे कम हो रही है, समझने की बात है। चलो समझते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आपने क्या किया कि अमेरिका से, यूएस से कोई एक सामान मंगाया। अब यूएस के व्यापारी से आपने सामान मंगाया भारत में पोर्ट पे, चेन्नई बंदरगाह पे आ गया, चाहे विशाखापत्तनम पे समझ लो, जहां भी समझ लो, और वो सामान कितने रुपए का है दोस्तों, वो सामान आपका 10 लाख रुपए का। आप एक व्यापारी हो, तो यूएस वाले को जो पैसा चाहिए होगा, चलो यूएस ना समझ लो, जर्मनी, यूके, कुछ भी समझ लो, उसको तो फॉरेन करेंसी चाहिए, उसको तो भारतीय रुपए से कोई मतलब नहीं है। तो आप उसे जो पेमेंट करोगे उसे आप डॉलर के रुपए में करोगे। आप लेकिन भारतीय व्यापारी हो, तो आपको डॉलर कहां से मिलेगा, बैंकों से मिलेगा। आप क्या करोगे, बैंक से जाओगे और डॉलर को खरीद के लाओगे। कितने रुपए में, मतलब आप 80 रुपए, 85 रुपए में $1 खरीद रहे हो, और वहां पे आपके जैसे हजारों बिजनेसमैन खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है डॉलर की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि सभी लोग विदेश से व्यापार कर रहे हैं, सभी को पेमेंट करना है, और इस वजह से डॉलर की कीमत बढ़ती चली जाती है। $1 की कीमत फिर 85 रुपए, 87 रुपए, 88 रुपए तक होने लगती है, जो कि घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास करती है और विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आती है, क्योंकि आप क्या करते हो, डॉलर को खरीद के उस यूएस के व्यापारी को दे देते हो। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस वजह से, क्योंकि आप आयात कर रहे हो, सबसे अधिक आयात कर रहे हो। दूसरा, जो चालू खाते होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट होते हैं, इसमें चालू खाते में अगर घाटे में वृद्धि हो रही है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो हैं वो हमारी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को बेहतर नहीं दिखाती हैं, जिससे हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वेस्टर आ सकते थे भारत में वो नहीं आते हैं। दूसरा बस एक पॉइंट है सकारात्मक प्रभाव में, लेकिन बहुत बेहतर नहीं मानता हूं, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक विकल्प मिलने का संकेत होता है। तो ये कोई बहुत बढ़िया बात तो है नहीं भाई। आपके यहाँ अगर कोई वस्तु अच्छी नहीं मिल रही है, कोई सर्विस आपको अच्छी नहीं मिल रही, तो आपने फॉरेन से हायर कर लिया, आयात कर लिया। हो सकता है कि विकल्प के तौर पे आपको बेहतर मिल जाए, लेकिन ये उतना भी बेहतर नहीं कहलाएगा कि जितनी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब यहां पर आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की हम लोग बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एफडीआई के बारे में बात करते हैं। देखिए एफडीआई के बारे में बात करने से क्या समझ में आता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 2 शब्द सुने होंगे। एक सुना होगा मेरे दोस्त एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक आपने सुना होगा एफआईआई। इसको मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बताता हूं कि जब भी फॉरेन से आने वाला कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, अगर वो हमारे भारतीय किसी कंपनी के अंतर्गत 10% या फिर उससे अधिक का इन्वेस्टमेंट करता है उस कंपनी की वैल्यू से, ठीक है, तो अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहा तो उसे हम एफडीआई के अंतर्गत काउंट करेंगे। लेकिन अगर हम एफआईआई की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे भारतीय कंपनी की जो भी वैल्यूज होती है, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करती है, उसमें 10% से कम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एफआईआई कहते हैं। अब हम यहां पे टॉपिक पढ़ रहे हैं एफडीआई के बारे में। देखिए डीपीआईआईटी जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, अर्थात उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो किसके अंतर्गत आता है, व्यापार मतलब वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में $44.42 बिलियन का एफडीआई हुआ था, जो कि 22-23 में हुए $46.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से 3.49% कम है। सिंपल सी बात समझिएगा, ये कह रहा है कि 2022-23 में जो हमें 46.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए थे, उससे लगभग 3.49% कम प्राप्त हुआ 23-24 में। इसका मतलब एफडीआई में गिरावट आई है, और अक्सर ऐसे ट्रेंड एनालिसिस करके भी प्रश्न यूपीएससी पूछ लेता है। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि इसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा जो है कि
चीजें हुई। लेकिन उससे पहले हम एफडीआई के वित्त वर्ष 2023-24 के कुछ बेसिक आंकड़े को देख लेते हैं। देखो, सर्वाधिक जो एफडीआई प्राप्त हुई है भारत के अंदर, वो महाराष्ट्र में हुई है, फिर गुजरात में हुई है, फिर कर्नाटक में। यानी कि पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, जहां पे सबसे अधिक एफडीआई आई है। एफडीआई सबसे अधिक करने वाले कौन कौन से देश हैं? तो सिंगापुर सबसे अधिक एफडीआई करता है, लगभग 11% के आसपास इसकी हिस्सेदारी है। मॉरिशस ने किया सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे यूएस। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारे यहाँ के हिस्सेदार हैं जो हमारे यहाँ एफडीआई लेकर आते हैं। एफडीआई किस सेक्टर में सबसे अधिक आती है, इसको भी आप देख लीजिए। तो यहां देखोगे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं, निर्माण गतिविधियों में आते हैं। तो सबसे अधिक जो हमारे यहाँ एफडीआई आती है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आती है, हार्डवेयर में आती है, फिर सर्विस सेक्टर में आती है। तो ये पूरा का पूरा एक क्रोनोलॉजी हो गया कि कौन कौन से देश हमारे यहाँ एफडीआई करते हैं। तो सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका। किन राज्यों में आ रही है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में। आगे देखते हैं यहां पर एफडीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखो, डीपीआईआईटी यानी कि उद्योग संवर्धन जो विभाग है, जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, यही एफडीआई से संबंधित नीति तैयार करने के लिए एक नोडल विभाग के रूप में जाना जाता है। और इसमें दो तरीके से एफडीआई होती है। एक तो स्वचालित मार्ग होता है, जो कि सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। यानी कि मुंबई जो सेबी होता है, वहां पर एक इंफॉर्मेशन दे दी तो दे दी, नहीं तो कोई बात नहीं, मुंबई में डायरेक्ट किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लो आप। एक होता है सरकारी मार्ग, जिसमें सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अर्थात गवर्नमेंट रूट, जिसे हम कहते हैं दिल्ली यानी भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि एक और चेंजेस किया गया था, कोविड के दौरान किया गया था। कोविड-19 जब आ रहा था दोस्तों, पूरी दुनिया कोविड से लड़ने में व्यस्त थी, भारत भी लड़ने में व्यस्त था, और इस दौरान चाइना ने एक बहुत बड़ा मास्टर गेम किया था। एचडीएफसी बैंक के अंतर्गत बहुत सारे उसने शेयर को खरीद लिया था। तो तुरंत भारत सरकार ने अपने नियमों को परिवर्तित किया और यह कहा, क्या कहा, ध्यान से समझना, यह कहा कि अगर कोई भी भारत से सीमावर्ती देश भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा और उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि ये पहले नियम नहीं था। इसीलिए वो ऑटोमेटिक रूट से आकर उसने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट भारत के एचडीएफसी बैंक में कर लिए थे, जिससे भारत को नुकसान हुआ। तो भारत ने तुरंत पॉलिसी चेंज की कि जितने भी सीमावर्ती देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी देशों को लिखित रूप में दे दिया कि भाई अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो भारत में किसी भी कंपनी के अंतर्गत, तो आपको गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हम किस कंपनी में कितने प्रतिशत इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ये सीधे सीधे टारगेट था चाइना को कवर करने के लिए, क्योंकि बाकी हमारे पड़ोसी इतने बड़े नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो चाइना के इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए था ये चीजें। ठीक है, ये परिवर्तन भी किया गया। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड्स हो गए, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश हो गए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गई, ये सभी कुछ एफडीआई के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे बात करते हैं। यहां पे एक और, यहां पे अगर हम बात करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में तुलना करते हैं। क्या तुलना करोगे आप? अगर आप परिभाषा के रूप में देखोगे तो सीधी सीधी सी बात है, परिभाषा के रूप में आप क्या देखोगे कि जो एफडीआई होती है, एक मिनट, हाँ, अब देखते हैं एफडीआई की बात करें तो ये एक देश की किसी भी कंपनी, ध्यान समझना, एक देश की किसी भी कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। यानी कि कोई भी कंपनी अगर भारत में किसी भी कंपनी के अंतर्गत निवेश कर रही है तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट देखेगी, व्यवसाय करने आई है, बिजनेस करने आई। जबकि एफपीआई क्या होती है? ये केवल वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करती है, कि शेयर मार्केट में करती है, एक्सचेंज में करती है, स्टॉक में, बॉन्ड में, इनमें इन्वेस्ट करती है, बाकी और किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करती है। निवेश कहां होता है? इनका संबंध फैक्ट्रियों में, कार्यालय में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें, यानी भौतिक संपत्तियों में निवेश होता है। इसका शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश होता है। नियंत्रण, अगर आप देखोगे एफडीआई पे तो यह निवेशक को प्रबंधन और संचालन पे महत्वपूर्ण नियंत्रण और प्रभाव प्रदान करता है, जबकि इनके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अगर हम जोखिम की बात करेंगे तो एफडीआई में एक बहुत उच्च जोखिम की संभावना होती है। अगर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई कंपनी एस्टैब्लिश की, कोई नए रिक्रूटमेंट के, कई नई वैकेंसी दी, कई नए एम्प्लॉयर को हायर किया, एम्प्लॉय को, तो कहीं ना कहीं अगर आपका जोखिम इतना हो गया कि आपने बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा बहुत ज्यादा लगा दिया, अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आपको नुकसान होगा। लेकिन यहां पे जोखिम कम होता है, ये बहुत तेजी से जो है कि अपने पैसे को वापस ले लेते हैं, तो भाग जाते हैं अपने पैसे को लेकर, क्योंकि ये तो शेयर मार्केट में जब चाहेंगे तब पैसा निकाल लेंगे। ये स्थायित्व तो अधिक होता है, यानी अधिक स्थिर होती है। कोई भी कंपनी अगर
कोई नई इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर रही है, कोई नई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो चाहेगी कि एक लंबे समय तक हम यहाँ पे टिके और प्रॉफिट कमाएं। तो निवेश से निकासी की संभावना बहुत कम होती है, जबकि बहुत ही अस्थिर होती है। बहुत तेजी से बाजार जैसी सुस्त होने लगता, मंद होने लगता, तो तुरंत बाहर निकल जाते हैं। आप देखो ना, मैंने अभी आपको कई बार बता दिया कि 16 लाख करोड़ रुपए की जो है कि विदेशी निवेशकों ने अपने पैसे को निकाला है पिछले 3-4 दिनों के अंदर। ये कहां से निकला होगा? मैक्सिमम एफपीआई से निकला होगा। भाई शेयर मार्केट में लगा था, बहुत तेजी से लेके भाग गए। अब 16 लाख करोड़ रुपए की अगर कोई इंडस्ट्री खड़ी होती है, कोई बिजनेस होता है, यहाँ पे कोई कंपनी होती, तो क्या वो करता? क्या एम्प्लॉय को लेके भाग जाता क्या? या वो सारी कंपनी के सारे लोहे वगैरह को बेच के निकल जाता? इतना आसान तो नहीं था। तो इसीलिए इनके भागने की संभावना कम होती है, इनके भागने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है। और जो मैं ऊपर आपको बता रहा था एफआईआई, वो थोड़ा सा करेक्ट करना, वो एफपीआई के बारे में ही था। एफपीआई 10% से हिस्सेदारी, देखो ये जो है, हाँ, कह रहा है कि अगर किसी भी एफपीआई की अगर हिस्सेदारी 10% से अधिक हो जाती है तो आरबीआई ऐसे निवेश को क्या करती है? एफडीआई के रूप में कैटेगराइज कर लेती है। आरबीआई क्या करती है? एफडीआई काउंट कर ले। वही 10% से अधिक वाली बात है। तो यहां पर अब हम लोग आगे देखते हैं। एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है दोस्तों आपके सामने, वो है आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। कैसे भारतीय रुपए का हम अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं? सिंपल सी बात है यार कि जैसे जैसे अगर हम कहें कि भारत के रुपए की अगर डिमांड केवल भारत को छोड़ के और भी देशों में अगर बढ़ने लगे, तो जाहिर सी बात है हमारा रुपए अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। आप डॉलर को देखो ना, आज डॉलर को हर एक देश डिमांड करता है। आप पौंड को देख लो, युआन को देख लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी देशों में इसको एक्सेप्ट किया था। अगर भारतीय रुपए को भी एक्सेप्ट किया जाता है व्यापार के लिए, तो भारतीय रुपए का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। यही टॉपिक हमें डिस्कस करना है। जैसे आरबीआई ने भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी यानी एसएनआरआर और स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से एफडीआई तथा पोर्टफोलियो निवेश को सक्षम बनाने पर जोर दिया। अब समझने वाली बात है कि जो आपका पोर्टफोलियो निवेश आता है, यानी कि एफपीआई जो आता है या जो एफडीआई आता है, ये दोनों ही डॉलर में आते हैं हमारे पास। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने कोशिश की है कि हम क्यों ना स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी और स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से इसको इंडियन करेंसी में कवर किया जाए, इसको इंडियन करेंसी में जो है कि इन्वेस्ट किया जाए। तो यहां पर सबसे पहले आपको समझने वाली बात होगी कि दोनों होते क्या है सर? एसएनआरआर और एसआरवीए, ये हैं क्या? देखो, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी खाता ये एक अकाउंट होता है जिसमें क्या होता है कि भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में व्यवसायिक हित है, ध्यान से समझना मेरी बात, भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना नागरिक हो, भारत का नागरिक हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान देना कि वो भारत में व्यवसाय करना चाहता है, यानी उसका व्यवसायिक हित है, तो रुपए में वास्तविक रूप से लेन देन करने के उद्देश्य से एसएनआरआर खाता खोल सकता है। यानी अगर उसे लगता है कि उसके पास डॉलर की कमी है, तो क्यों ना वो भारत में एक ऐसे खाते को ओपन करे, एसएनआरआर स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी खाता, जिसमें वो रुपए में व्यापार कर सकेगा। आमतौर पे एसएनआरआर खातों को व्यापार, विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार आदि में निर्धारित लेन देन के लिए अनुमति दी जाती है। कि अगर आप फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हो तो आप इंडियन रुपीज में ला सकते हो, या फिर बाहर से कोई हम उधार लेना चाहें, भारतीय गवर्नमेंट अगर उधार लेती है तो भारत के रुपए में ले सकती है, व्यापार भी कर सकती है। इसके लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट को ओपन किया जाता है। इज इट क्लियर? कंडीशन ये कि इसमें भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अगर हम स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट की बात करते हैं, तो यहां पे वोस्ट्रो खाते घरेलू बैंक में किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते होते हैं जो घरेलू मुद्रा यानी भारत के मामले में रुपए में खोले जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई विदेश की बैंक है, कोई दूसरे देश की बैंक है, वो चाहती है कि भारत के बैंक में अपना भी एक अकाउंट ओपन करना चाहती है, भारत के बैंक में, ताकि भारत में व्यापार करने में आसानी हो सके। तो वो क्या करेगी? वोस्ट्रो अकाउंट को ओपन करेगी। एसआरवीए मौजूदा वेस्ट्रो प्रणाली में एक अतिरिक्त व्यवस्था है मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं का उपयोग करने के लिए, और इसके लिए आरबीआई की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। सिंपल सी भाषा में समझो कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट जिसे हम कहते हैं, अगर वो भारत में भारतीय रुपए में व्यापार करना चाहता है, विदेशी निवेश लाना चाहता है, तो उसके लिए स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट को ओपन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फॉरेन बैंक है, किसी फॉरेन कंट्री की कोई बैंक है, वो भारत में अगर अपने अकाउंट को ओपन करवाना चाहती है भारतीय करेंसी में अगर व्यापार करने के लिए या परिवर्तनीयता करने के लिए, तो उसको आरबीआई से पहले मंजूरी लेनी होगी, तब वो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट को ओपन कर सकती है। एक जगह विदेशी बैंक है, एक जगह विदेशी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में क्या? अब यहां पे हमारा जो टॉपिक था कि मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इसका मतलब क्या है?
परिभाषा की अगर हम बात करें, बहुत आसानी से मैंने आपको ऊपर ही बता दी इसके बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे जारी करने वाले देश के अलावा विदेशों में भी लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में आरक्षित रखने का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया यूरो, डॉलर, युआन, इन सब का भी प्रयोग तो हम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर भारतीय रुपए को भारत के अलावा और भी अन्य देशों में लेन देन के लिए प्रयोग किया जाए तो यह बेहतर होता है। जैसे हमें याद होगा कि जब इंदिरा गांधी सरकार थी और भारत के रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, तो हम लोग व्यापार करते थे रुपया और रूबल में, यानी भारत के रुपए को रूस एक्सेप्ट करता था और रूस के रुपए रूबल को हम भारतीय भी एक्सेप्ट करते थे व्यापार के लिए। तो इसी को कहा जाता है रुपए का या मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। केवल जारी करने वाले देश के नागरिक ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिक भी ऐसी मुद्रा का उपयोग लेन देन के लिए कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। इससे क्या होगा, दो तीन मापदंड होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में लेन देन में व्यापक रूप से उपयोग होना चाहिए, आसानी से परिवर्तनीय होना चाहिए और एक स्थिर वित्तीय बाजार भी होना चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर भारतीय करेंसी का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो क्या फायदा होगा। पहली, अस्थिरता में कमी आ जाएगी, यानी बाहरी आघातों या संकटों के प्रति अस्थिरता कम हो जाएगी। जैसे हम कोविड के वॉर को देखते हैं, कोविड संकट देखते हैं, या फिर रूस और यूक्रेन का वॉर देखते हैं, इजराइल का इराक के साथ वॉर देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में कई बार होता है कि डॉलर की कीमत जो है कि बढ़ जाती है, यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। बहुत सारे बाहरी आघात होते हैं जिसकी वजह से इंडियन करेंसी को बहुत नुकसान होता है। तो इनसे हमारी बचत हो सकेगी कि हमें डॉलर की कोई चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि हमारे इंडियन करेंसी में ही भारतीयों के व्यापार हो रहा है। डॉलर की मांग में कमी हो सकेगी। जब डॉलर की मांग में कमी होगी तो भारतीय रुपए को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्त मेरे, भारतीय रुपए को मजबूती मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड हो जाएगा। व्यवसाय करने की लागत को कम किया जा सकेगा, क्योंकि व्यवसाय करने की लागत को कम करेंगे, प्रतिस्पर्धात्मक सुधार होगा और विदेशी मुद्रा भंडार की कम आवश्यकता पड़ेगी। आज हम लगातार एक करंट अफेयर्स का एक टॉपिक पढ़ते हैं कि भारत के पास मार्च 2024 तक, अप्रैल 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक, फरवरी 2025 तक इतने बिलियन डॉलर जो है कि कलेक्ट हो चुके हैं। जैसे याद होगा आपको 1991 में हमने पढ़ा था आर्थिक संकट, जिसमें कहा गया था कि भारत के पास केवल 15 दिन का मार्केट करने का, यानी आयात निर्यात करने का केवल डॉलर स्टॉक था। हम क्यों इसके चक्कर में पड़े। अगर हमारा रुपए भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो हमें विदेशी मुद्रा भंडार को कलेक्ट करने की टेंशन ही नहीं रहेगी, हम उसकी चिंता छोड़ देंगे। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये चुनौतियां वगैरह हैं जो कि मेंस का टॉपिक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि भाई रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जो भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। पहली चीज, पूंजी खाता की परिवर्तनीयता। आप देखोगे भारतीय रुपया चालू खाते में पूरी तरह से परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय। चालू खाते का मतलब क्या होता है, जहां पे आप गुड्स और सर्विस की जो मार्केटिंग करते हो, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात निर्यात करते हो, व्यापार करते हो, यहां पे आप पूरी तरीके से अपने व्यापार की वैल्यू को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। परंतु पूंजी खाते का मतलब हो गया जहां पे आप स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या फिर वित्तीय करेंसी के रूप में जानते हो, तो यहां पे आंशिक रूप से परिवर्तनीय होती है। जैसे आरबीआई ने अभी पिछली साल एक गाइडलाइन जारी की थी कि आप अपने किसी भी फॉरेन रिलेशन के लिए, यानी कि फॉरेन रिश्तेदारों को 1.5 लाख डॉलर से अधिक पैसा एक साल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही इंडियन करेंसी की बात करें, किसी व्यापार वस्तु के लिए तो आप 10 लाख करोड़ भी पेमेंट कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1.5 लाख डॉलर से अधिक आप एक वित्तीय वर्ष में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नुकसान होगा कि आप बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर को ट्रांसफर कर दोगे भारत से। तो इसका मतलब है कि इस पूंजी खाते में आंशिक परिवर्तनीयता है, पहली चीज। विशेष वेस्ट्रो रुपया खाते, यानी आरबीआई ने 22 देशों के बैंक को पेमेंट सेटलमेंट के लिए भारतीय बैंकों में एसबीआरए खोलने की अनुमति देकर इन देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार निपटान के लिए तंत्र स्थापित किया। यानी आरबीआई से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी, तो आरबीआई ने 22 देशों के बैंकों को पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए अनुमति दे दी है कि आप चाहे तो हमारे वेस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, भारतीय करेंसी में सारे व्यापार के मुद्दे को निपटा सकते हो। और भी पैटर्न यूज किया गया, जैसे यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया रहा है। अभी मैंने कल ही टॉपिक डिस्कस किया था यूपीआई पे कि 7 कंट्रीज ऐसी हैं, अभी त्रिनाद एंड टबैगो, ये जो 2 कंट्री मतलब एक आइलैंड है, इसमें भी अब शुरू हो गया। अदरवाइज भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, यूएई हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे देशों में भी हमारा यूपीआई लॉन्च हो चुका है। द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते होते हैं जो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। श्रीलंका में भारतीय रुपए का एक नामित विदेशी मुद्रा के रूप में वैश्विक बॉन्ड बाजारों में रुपए मूल्य वाले बॉन्ड, जैसे मसाला बॉन्ड जारी करना। मसाले बॉन्ड में जो भी रुपए हमें मिलता है वो हम इंडियन करेंसी में ही कलेक्ट करते हैं, ना कि डॉलर में। डॉलर में हम कलेक्ट नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे हम प्रयास कर रहे हैं जिससे रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा सके। अब आते हैं ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में।
यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्या है टॉपिक हमारा दोस्तों। तो ये है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुई थी यूएस के हैम्पशायर शहर में। तो देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की आधिकारिक तौर पे संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन के रूप में इसे जाना जाता है, यूएन के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में। 1944 में यूएस अमेरिका के न्यू हैम्पशायर प्रांत में ब्रेटन वुड्स में आयोजित किया गया था। यहाँ पे वैश्विक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए कुछ नए नियमों पर सहमति बनी थी, जहाँ पे 44 देशों ने प्रतिभाग किया था। और यहीं पे कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम आईबीआरडी या वर्ल्ड बैंक के रूप में हम जानते हैं, इसका उदय हुआ था। और आईबीआरडी को ही अब हम वर्ल्ड बैंक के रूप में भी जानते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि इसी आईबीआरडी को ही क्या कह दिया जाता है, वर्ल्ड बैंक कह दिया जाता है। अच्छा ध्यान देना कि प्रत्येक सदस्य देश को सोने या अमेरिकी डॉलर के आधार पे अपनी मुद्रा का एक निश्चित मूल्य निर्धारित करना था। ये जब निश्चित विनिमय दर की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, तो ये हुआ कि भाई जो भी आपकी करेंसी है उसका जो आप वैल्यू डिसाइड करोगे वर्ल्ड के स्तर पे, तो या तो डॉलर के रेफरेंस में या फिर आप गोल्ड के रेफरेंस में कर सकते हो। ये तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब यहां पर देखोगे कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही ब्रेटन वुड्स संस्थाओं को मुक्त व्यापार के जरिए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक शांति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये तो हो गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है। लेकिन इसमें जो दो बड़ी संस्थाएं उभर कर आती हैं, जिसका नाम होता है एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको समझते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, इन्होंने मिस्र के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंतर्गत एक्सटेंडेड अरेंजमेंट की समीक्षा पूरी कर ली है। इन्होंने एक समीक्षा की होगी, ठीक है। जो सामान्यतः एक्सटेंडेड जो आपके फंड फैसिलिटी होती है, ये कोई देश अर्थव्यवस्था की अगर संरचनात्मक कमजोरियों या धीमी वृद्धि के कारण मध्यम अवधि में भुगतान संतुलन की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा होता है, तो उनके समाधान में कुछ समय लग सकता है। इसी की समीक्षा की गई थी और इसमें कुछ खास बातें नहीं समझ में आई, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वॉशिंगटन डीसी में है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ये मैक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फ्री में रेवड़ी नहीं बांटती, ये फ्री में पैसे नहीं देते हैं। बस जिस देश के पास भुगतान संतुलन का संकट होता है, बीओपी का संकट होता है, उन्हीं के लिए अल्पकालिक मध्यम अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। ध्यान देना कि 1991 में भारत भी इसका जब मेंबर था, तो उसको भी यही बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो सेटलमेंट करने के लिए पैसा दिया गया था अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लिए। हालांकि वर्तमान में 191 कंट्री और भारत भी इसका शुरू से सदस्य रहा है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करेंगे, जो आपके केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे आरबीआई हो गया भारत का, ऐसी अलग अलग देशों के जो बैंक होते हैं, इनके जो गवर्नर्स होते हैं, यही इसमें सर्वोच्च बॉडी होते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो आईएमएफ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाला यह निकाय होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर होते हैं और एक वैकल्पिक गवर्नर भी शामिल होते हैं, ठीक है। यहां पर समझ में आ गई। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति आईएमएफसी, जो कि 24 सदस्यीय सलाहकार निकाय है, इसमें सदस्य देशों या देशों के समूहों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नाम की एक रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो ये कई बार ये रिपोर्ट पूछ लेता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है, ये आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। तो इसको भी जरा सा ध्यान में रख लेना आप लोग, ठीक है। और यहां पर देख, और आईएमएफ के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो ये कहता है कि आर्थिक संकट का सामना करने वाले देशों को ही केवल ये वित्तीय सहायता देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। जबकि विकास बैंक जो होते हैं, डेवलपमेंट जो बैंक होते हैं, वो आईएमएफ विशेष परियोजनाओं के लिए ऋण नहीं देता है, ओनली बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ही केवल देता है। विकास बैंकों के विपरीत होते हैं, यानी ये विकास बैंक की तरह काम नहीं करते। वित्तीय संसाधन के रूप में जनरल रिसोर्स अकाउंट होते हैं, जो गैर रियायती शर्तों पर ये ऋण देते हैं, यानी बाजार आधारित जो ब्याज दर होती है। या फिर पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट होता है, जो रियायती वित्तीय सहायता देते हैं, वर्तमान में शून्य ब्याज दर है। और रेजिलेंस वगैरह हो गए। गोल्ड ट्रेंच, ये जो होता है रिजर्व ट्रेंच, ये आईएमएफ के द्वारा सदस्यों को दी गई ऋण प्रणाली को कहा जाता है गोल्ड ट्रेंच। अब कल की क्लास में हम लोग दोस्तों वर्ल्ड बैंक को कवर करेंगे, इसके आगे और भी टॉपिक कवर करूंगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मॉर्निंग में आपको कल्चर की क्लास देखने को मिल रही है। आज मैंने पहला लेक्चर दिया था, कल दूसरा लेक्चर। इस हफ्ते में हमारा टारगेट है कि हम इकोनॉमिक खत्म करें, कल्चर को खत्म करें और एनवायरमेंट के कम से कम 3 लेक्चर हम लोग शुरू कर दें। इस हफ्ते का ये मेरा टारगेट है। जो हम लोग पिछले एक हफ्ते में स्लो डाउन हो गए थे क्लास को लेके, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, ट्रेनिंग थी, फिर महाकुंभ के मेले में भी गए थे, तो ये सभी चीजों को हमें कवर करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।